नमस्कार बच्चों और प्रणाम सभी को। आज मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ, मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहा जाता है, और ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर ऐसा प्रतीत हो कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो महाभियोग लगाया जाता है। तो ये है अनुच्छेद 61 के अनुसार, लेकिन भारत में एक भी बार अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में, जो उसके आंसर तो हैं, उसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रिवाइज कर लेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल सटीक शब्दों में आपको केवल यही बताना है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ज़्यादा डीपली जाने की आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न है, अध्यादेश किसे कहते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अध्यादेश किसे कहते हैं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और सत्र नहीं चलना यानी सत्रावसान होने पर राष्ट्रपति जो विशेष परिस्थितियां जब आ जाती हैं तो आदेश जारी करते हैं या कानून बनवाते हैं, उसे अध्यादेश कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, यानी कानून निर्माण का कार्य संसद का है। लेकिन ऐसे समय में जब कानून जो हैं वो चाहिए लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वो अध्यादेश कहलाएगा। अभिलेख न्यायालय से क्या आशय है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अब मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम आ गया है आपके, और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं कि हम एक तो हमारे कुछ पॉइंट जो हैं वो रिवाइज हो जाएं, प्लस अगर हमें कुछ याद नहीं है तो उससे संबंधित कोई भी चीज़, जैसे अभिलेख न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में भी लागू होता है। तो अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। इसके दो आशय हैं। क्या मतलब होता है इसका, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई केस हो चुका है और उसमें जो निर्णय लिए जा चुके हैं वो सभी न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, और कोई भी न्यायालय जो है उसको उसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं कर सकता है। तो ये अभिलेख न्यायालय है। और सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। यानी नीचे के जितने भी न्यायालय हैं अगर वो अवमानना करते हैं उनके निर्णय के अनुसार, यानी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न उठाते हैं, तो किसी भी प्रकार का दंड जो है वो सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। तो अभिलेख न्यायालय आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 5, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार आता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जो है वो कुछ रीट जारी करता है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका परम आदेश है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण के लेख यानी रीट जारी कर सकता है। यानी किसी को भी अगर दंडित करना है तो ये लेख हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अलग अलग केस के अनुसार अलग अलग लेख हैं ये। परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, यानी किसी भी संस्था या किसी भी अधिकारों को कह सकता है वो किस अधिकार से अपनी सीट पर बैठा हुआ है। उत्प्रेक्षण, ये सभी लेख जो हैं वो जारी कर सकता है। वैसे इस एक एक चीज़ को आराम से बताया जा सकता है, लेकिन इतना डीपली जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको तो केवल ये याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, और उसके लिए वो कौन कौन से लेख जारी कर सकता है। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। राज्यों के नाम लिखिए। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वो देखा है तो इसका आंसर आपने बता दिया होगा। भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद है, और इसके लिए मैंने बताया भी था, एक ट्रिक है, जम्मू के भी तेल। जम्मू, जे यानी जम्मू कश्मीर, ए यानी आंध्र प्रदेश, एम यानी महाराष्ट्र, यू यानी उत्तर प्रदेश, जम्मू, और के बी तेल, के यानी कर्नाटक, बी यानी बिहार, और तेल यानी तेलंगाना। तो ये इस ट्रिक से आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर सकते हो। वैसे भी अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम।
न्यायिक पुनरावलोकन से क्या आशय है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। पुनरावलोकन यानी अवलोकन, अवलोकन करना यानी देखना केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। यानी उनको देख सकता है, उन कानूनों को जो विधायिका ने बनाए हैं या कार्यपालिका ने जिनको लागू किए हैं या कार्य किए हैं वो सही तरह से है या नहीं, तो उनको दोबारा से देखना, अवलोकन करना, उनको वैध या अवैध घोषित करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? आप एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये क्या पूछ रहा है। और जिन्होंने पढ़ लिया होगा और जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। उसका मतलब है अध्यादेश, यानी पिछला जो क्वेश्चन था उसी को ही मैंने उल्टा कर दिया, और वो केंद्र के बारे में था, ये राज्य के बारे में है कि राज्य में भी मैंने आपको जब केंद्र सरकार, पिछला जो वीडियो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तुलना, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे प्लीज़ आप देख लेना। आपकी बहुत सारे कन्फ्यूजन है जो उसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपने केंद्र सरकार पढ़ लिया तो आपको राज्य सरकार वाला पार्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर राष्ट्रपति कार्य कर रहे थे वहाँ यहाँ राज्य में राज्यपाल कार्य करें। अगर विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी कर रहे हैं या कानून बनवा रहे हैं विधानमंडल में यानी संसद में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको अध्यादेश कहेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य बताइए। आपके सिलेबस के अनुसार मैं बताती हूँ। 6 पॉइंट हैं, याद कर लीजिए। मंत्री परिषद का निर्माण करना, यानी मंत्रियों का जो भी सूची जो है मंत्रियों की, मुख्यमंत्री, और इसी को आप प्रधान यानी केंद्र स्तर पर भी ले लेना। बिल्कुल ये का यही है, आपको देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है। यानी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य बताइए, बिल्कुल। मंत्री परिषद का निर्माण करना, यानी जो सूची वो राज्यपाल को देते हैं मुख्यमंत्री, उसी सूची को ही राज्यपाल जो है वो क्लियर करते हैं। दूसरा, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन करना, यानी मंत्रियों में कार्य का बंटवारा जो है वो प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री करते हैं, और अगर उन्हें लगे कि सही से मंत्री कार्य नहीं कर रहे हैं तो आगे जाकर वो उनके विभाग में बंटवारा भी कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, यानी उनकी बैठकें करना, कोई भी परिस्थिति, विशेष परिस्थिति, अभी भी आप देख सकते हो कोरोना का संकट काल चल रहा है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल को बुलाना, उनसे विभिन्न विचार विमर्श करना, वो सारा संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिल्कुल। और राज्य स्तर पर कौन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनको ध्यान में रखते हुए आप इन पॉइंट्स को, अगर बीच आप इनके अंदर याद नहीं करो तो आप पॉइंट्स याद कर लो, बिल्कुल। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इनके अंदर आराम से लिख पाओगे। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, यानी विभिन्न विभाग जैसे वित्त विभाग है, गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, वो आपस में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके कार्य कर रहे हैं तो ही देश हित में है या राज्य हित में है। तो वो समन्वय कौन स्थापित करता है? मुख्यमंत्री करता है। आगे, मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता, यानी राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद, तो बीच में कौन आया? कड़ी का काम, यानी संबंध स्थापित करता जो है वो मुख्यमंत्री हैं। तो बिल्कुल विधानसभा का नेता, बिल्कुल विधानसभा के जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उन्हीं तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो विधानसभा के जो नेता हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री। तो विधानसभा की बैठकें करना, उन वहाँ पर कार्य संचालन करवाना, वो सभी काम जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंप्लीट हो गया होगा, और इनको एक बार और आप अच्छे से रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको याद ही होगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल को हटाने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को एक स्थान से दूसरे स्थान में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपाल लगाने हैं तो वो राष्ट्रपति, यानी मैंने वहाँ एक शब्द यूज किया था कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने कार्यकाल को पूर्ण करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति का 5 वर्ष। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ये मेरी केवल एकमात्र ये कोशिश है कि आप, मतलब अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं है तो आप किताब खोल कर देखिए कि मुझे ये पॉइंट याद नहीं है, ये क्वेश्चन अब भी मुझे याद नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आई थी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये लगा है कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो।